Hello students, welcome to class 10th and today we are completing the chapter number first, that is nationalism in Europe, that what is the revolution in Europe for the independence and for the freedom. So this is the last topic of this chapter and this chapter is included in your exam. Those are upcoming in these days. So today we will complete this chapter. This is the last topic, nationalism and imperialism. नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी हमने जितने भी रिवॉल्यूशन है हमने उसके बारे में देख लिया। और इम्पीरियलिज्म यानी कि जो भी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए या फिर जो भी पोलाइटनेस आई, वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनमें जो भी पोलाइटनेस आई, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. Last quarter जो था 19th century का, उसमें nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic, उसमें उसकी जो liberal और democratic भावना थी, यानी लोकतंत्र की जो भावना है, और liberal यानी कि थोड़ा सा उदारवादी या थोड़ा सा imperialism की जो भावना है वो first half of the century तक नहीं रही थी, बट बीकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। हाँ, लेकिन कुछ एंड्स तक, कुछ एक सीमा तक वहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं आज़ादी को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव जो फीलिंग्स थी वो आ चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। इस पीरियड के दौरान यानी इस समय के दौरान जो नेशनलिस्ट ग्रुप था वो धीरे धीरे उनके बीच में जो भी एक दूसरे को जो भी रूल था और वो जो रूल डिक्टेटरशिप थी उसको सहन करने की जो क्षमता है वो उनके अंदर धीरे धीरे कम होती गई। एवर रेडी टू गो टू वॉर, और अब वो वॉर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स, और जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स। उन्होंने मैनिपुलेट किया, यानी उन्होंने उनकी भावनाओं को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर दियर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। खुद के एम्स को पूरा करने के लिए यूरोप में कुछ जो प्रजा थी उनके एस्पिरेशंस को उन्होंने मैनिपुलेट किया, और उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जिससे कि जो रूलर्स थे उनके खुद के एम्स वहाँ पूरे हो जाएं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स था नेशनलिस्ट की टेंशन का यूरोप में, वो स्टार्ट हुआ 1871 के बाद। और वो कौन सा एरिया था? वो था आफ्टर 1871 में जो बल्कान्स का जो एरिया था, जिसे नाम दिया गया था बल्कान्स। बल्कान्स क्या था? बल्कान्स एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन था एंड एथनिक वेरिएशन ऑफ कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, जहाँ पर अगर हम आज के टाइम में देखें तो वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट वहाँ की जो कंपोजिशन थी वो बहुत अलग थी। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जिगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिनिया एंड मॉन्टीग्रो, इनके जो इनहैबिटेंट्स थे वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। वो ब्रॉडली जाने जाते थे स्लेव्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती की जा रही थी और इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, और ये लोग भी आज़ादी चाहते थे। अ लार्ज पार्ट, इसीलिए इस पार्ट को नाम दिया गया था बल्कान्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान्स, और बल्कान्स का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की जो एम्पायर था उसके अंडर में था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire, जो spread of ideas of romantic nationalism, इस रोमांचक नेशनलिज्म यानी इस रोमांचक राष्ट्रवाद का जो आइडिया था बल्कान्स में, उसके साथ साथ डिसइंटीग्रेशन हुआ ऑटोमन एम्पायर का, मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस फैल गई। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself, और 19th century में Ottoman Empire जो था had sought to strengthen itself, अपने आप से वो मजबूत हुआ through the modernization, क्योंकि वहाँ पर अब तक modernization आ चुका था, and internal reforms but with little success, और उनके जो आंतरिक सुधार थे थोड़ी बहुत सक्सेस के दौरान उनसे वो
स्टार्ट हो चुका था और उससे वो ये जितने भी इंटरनल उन्होंने अपने आप में सुधार किए थे और जो मॉडर्नाइजेशन था तो नई नई टेक्निक्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़, एक एक करके इसके जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ हैं ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, वो धीरे धीरे इस अपने कंट्रोल से दूर हो गए एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। द बल्कान्स पीपल बेस्ड दियर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी, बल्कान पीपल जो थे उन्होंने अपने क्लेम्स को बेस किया इंडिपेंडेंस के लिए और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी, और नेशनलिटी के पॉलिटिकल राइट्स, एंड यूज्ड हिस्ट्री, और उन्होंने इतिहास को यूज़ किया इसको प्रूफ करने के लिए कि वो एक बार इंडिपेंडेंट हो चुके थे, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजटेड बाय द फॉरेन पावर्स, लेकिन वापस से उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया गया, कुछ फॉरेन पावर्स ने उन्हें ऑक्यूपाई किया। हैंस द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बल्कान्स थॉट ऑफ दियर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक दियर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस। रिबेलियस नेशनलिटीज़ जो हैं बल्कान्स में, थॉट ऑफ दियर स्ट्रगल्स, उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में सोचा और दोबारा से लॉन्ग लॉस्ट, बहुत समय से जो इंडिपेंडेंस उनकी खोई हुई थी उसको दोबारा से पाने के लिए उन्होंने फिर से एक बार कोशिश करना चाहा। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज़ जो थी स्ट्रगल किया उन्होंने डिफाइन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, बल्कान एरिया जो था वो इंटेंस कन्फ्लिक्ट बन गया। द बल्कान स्टेट्स वर फायर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अभी जो बल्कान स्टेट्स थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कौन कौन से थे, ये क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, ग्रीस, मैसेडोनिया, ये सभी एक दूसरे से जेलस करने लगे और सभी अपने आप को कि हमें ज़्यादा टेरिटरी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरों से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये एक दूसरे से जेलस फील करने लगे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, और मैटर इसीलिए भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बल्कान्स जो हैं वो क्या चाहते थे, वो सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी यानी कि राइवल बनाना चाहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंस्टेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और इस पीरियड के दौरान इंटेंस राइवलरी जो थी यूरोपियन पावर्स की ट्रेड और कॉलोनीज़ के बीच में, एज वेल एज जैसे नेवल और मिलिट्री जो है उसकी भी जो पावर्स थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट, और ये जो दुश्मनी थी वो बहुत ही एविडेंट थी। द बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्डेड, और ये इसी वजह से थी क्योंकि बल्कान प्रॉब्लम जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। हर पावर जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द अदर पावर्स ओवर द बल्कान्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपने एरिया पर इन्होंने सबने अपना अपना जो पावर्स थी उन्हीं के ज़रिए इन्होंने सभी ने अपनी अपनी जो भी रीजंस थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स, और इसी वजह से वॉर की जो एक सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई, और यानी सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में वॉर स्टार्ट हुआ एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो इसी वजह से स्टार्ट हुआ, बल्कान्स में प्रॉब्लम आई, फिर बल्कान्स के ऊपर और जो कंट्रीज़ थी वो उनको ऑक्यूपाई करना चाहती थी, और उनके ऑक्यूपाई करने की वजह से उनमें आपस में वॉर हुआ, आपस में डिस्प्यूट्स हुए। इस वजह से जब सारी जो मेन पावर्स हैं वर्ल्ड की जब वो लड़ने लगी तो उसे नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ये मैप है जो सेलिब्रेटिंग ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट करता हुआ ये जो मैप है ये गिवन है। ब्रिटिश जो है उस समय काफ़ी प्राइड में थे और काफ़ी मजबूत थी उनकी जो सिस्टम था उनका। सो नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिज़ास्टर, और नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म के साथ साथ जब नेशनलिज्म को इन्होंने यूज़ किया या ये सिचुएशन जब इन्होंने क्रिएट की तो 1914 तक ये इसे यूरोप को एक बहुत बड़े डिज़ास्टर में ले गया। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, लेकिन तब भी
उसी समय बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में जो कि यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज की गई थी, इन द 19th सेंचुरी बिगन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। उन्होंने इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज किया, यानी वो इम्पीरियल डोमिनेशन के खिलाफ थे। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स, और जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स थे दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, जहाँ पर हर जगह नेशनलिस्ट को डेवलप किया गया था। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, कि वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स के लिए ही वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी, कि वो कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी के लिए इंस्पायर, कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी से वो इंस्पायर थे और इसीलिए वो खुद के इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फोर्स्ड इन कन्फ्रेशन विद इम्पीरियलिज्म, और उन्हें ज़बरदस्ती जो है इम्पीरियलिज्म से कन्फ्रेशन कराया गया, कन्फ्रंटेशन कराया गया। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड, और यूरोपियन आइडियाज़ जो थे नेशनलिज्म के वो कहीं पर भी अप्लाई नहीं किए गए थे। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, लोग जो थे वो खुद के अपने अपने स्पेसिफिक आइडियाज़ जो थे उनको डेवलप कर रहे थे नेशनलिज्म के लिए। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट, लेकिन आइडिया जो था सोसाइटीज़ का शुड बी ऑर्गेनाइज, उसे ऑर्गेनाइज किया जाना था इनटू नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स में। केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, उसे नेचुरल और यूनिवर्सल बनाने के लिए। तो ये जो आइडिया था सोसाइटीज़ का, इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशन स्टेट्स के अंदर, जिसे नेचुरल और यूनिवर्सल बनाने के लिए इस आइडियाज़ को सोसाइटी ने, सभी ने माना। सो हैंस द चैप्टर इज completed and complete the notes of this chapter and learn this chapter also, and this chapter is coming in the exams, that is on I think 1st January. So learn this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.